बच्चों, हमने 1857 की क्रांति के विभिन्न कारणों पर चर्चा की। उसके बारे में स्लाइड के माध्यम से आपको समझाने का पूरा प्रयास किया। हमने तत्कालीन कारण को जाना। चर्बी वाले कारतूस इसका तत्कालीन कारण रहे। बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे 1857 की क्रांति के विद्रोह का प्रसार और उसका पतन किस तरह से हुआ। इससे पूर्व हमने अध्ययन किया 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, नरेशों और जागीरदारों में अपने अस्तित्व के प्रति चिंता, प्लासी के युद्ध की हार का बदला। प्रशासनिक कारणों में हमने देखा भारतीयों को उच्च पदों से वंचित रखा गया। न्यायिक व्यवस्था में अनेक दोष थे। न्याय प्रणाली भेदभाव से भरी हुई थी। भू राजस्व जमींदारों और किसानों से अत्यधिक वसूल किया जाता था। जागीरदारों की जागीरें जब्त कर ली जाती थी। इसलिए किसानों में, भारतीयों में, जमींदारों में और अन्य वर्गों में जो है रोष की भावना ब्रिटिश सरकार के प्रति थी। सामाजिक कारणों में हमने जानने का प्रयास किया कि किस तरह से सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के परिणाम स्वरूप भारतीय जनता के मानस पर ये विचार अंकित हो गया कि ये हमारी संस्कृति पर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं विभिन्न प्रकार के कानूनों को बनाकर। अंग्रेजी शिक्षा का जब प्रसार होने लगा तो भारतीयों में पाश्चात्य परंपराओं को थोपकर भारतीय सभ्यता को नष्ट करने का प्रयास किए जाने के विचार लोगों के मन में जागृत होने लगे। ईसाई प्रचारकों द्वारा जब धर्म परिवर्तन द्वारा अधिक लोगों को ईसाई बनाने का प्रयास किया जा रहा था, उनके कानूनों के माध्यम से अनेक सहूलियत भारतीयों को दी जा रही थी कि अगर कोई धर्म परिवर्तन करेगा तो किसी भी प्रकार की उसकी वंशानुगत संपत्ति से उसे वंचित नहीं रखा जाएगा। कुलीन वर्ग की हीन दशा इसलिए होती जा रही थी कि देशी राजाओं ने सहायक संधियों को स्वीकार कर लिया था। उन्हें अपने दरबार में उच्च पदों से वंचित रखा जा रहा था। इसके अतिरिक्त हमने जानने का प्रयास किया कि भारतीयों का किस तरह से शोषण किया जा रहा था। उनको कुटीर उद्योग धंधों का विनाश कर दिया था। कृषि उत्पादन कम होने लगा था। उद्योगों के विकास की गति मंद हो गई थी। व्यापार का विनाश और धन का निष्कासन। सैनिक कारणों में हमने देखा कि भारतीयों से भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। उन्हें उचित सम्मान और योग्यता के अनुसार स्थान नहीं दिया जाता था। पदोन्नति के अवसर उनके लिए नगण्य थे। वेतन में भी उनमें असमानता थी। सैनिक अधिकारियों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। जबकि 1856 के सामान्य सेना भर्ती अधिनियम में कहा गया था कि भारतीय कहीं भी जाने के लिए मना नहीं करेंगे, परंतु भारतीयों को जो है समुद्र पार जाना उन्हें अपने धर्म के विरुद्ध माना जाता था, इसलिए वो जाने से इनकार करते थे। एक तरह से पूरा जो है बारूद तैयार हो चुका था, केवल चिंगारी लगाने की देरी थी और चिंगारी का काम किया चर्बी वाले कारतूसों ने और 1857 का विद्रोह प्रारंभ हो गया। और विद्रोह कहाँ पर हुआ, किस तरह से, किन नेताओं द्वारा उसका जो है नेतृत्व किया गया, जनता ने अपने रोष को किस तरह से प्रस्फुटित किया, वो अब हम देखेंगे। 1857 के विद्रोह का प्रसार। सर्वप्रथम जनवरी 1857 में बैरकपुर की छावनी में एक खल्लासी ने ब्राह्मण सैनिक पर व्यंग कसते हुए कहा कि चर्बी को मुंह से लगाते समय उसका धर्म भ्रष्ट नहीं होता, जबकि उसके हाथ का पानी पीने से वो हिचकता है। इस पर बंगाल सेना के कुछ दस्तों ने बैरकपुर छोड़ दिया। उन्होंने बहरामपुर पहुंचकर वहां के सैनिकों को इस बात के बारे में बतलाया कि जो है ऐसे चर्बी वाले कारतूस
बनाए जा रहे हैं और उनका धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। इन सब सैनिक टुकड़ियों को भंग कर दिया गया। 29 मार्च 1857 को मेरठ में मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने परेड के समय अंग्रेज अधिकारी पर गोली चला दी, जिससे एक अधिकारी मारा गया। मंगल पांडे को मौत की सजा दी गई। 2 मई 1857 ईस्वी को लखनऊ की अवध रेजिमेंट के सैनिकों ने कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। इस रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। 10 मई 1857 को मेरठ की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह किया। मेरठ के सैनिक कमांडर कारमाइकेल व अन्य अंग्रेजों को जान बचाकर भागना पड़ा। इस समय तक भारत के अनेक स्थानों पर सैनिकों का विद्रोह आरंभ हो चुका था। 10 मई से लेकर बच्चों जून के प्रथम सप्ताह में 3 बड़ी लहरें उठी। पहली लहर जिसने प्रभावित किया मेरठ, आगरा, अलीगढ़, मथुरा और दिल्ली के आसपास के प्रदेशों का, और एक स्थिति तो ये आई कि ब्रिटिश सत्ता ही लगभग समाप्त हो गई। 30 मई को लखनऊ में विद्रोह हुआ। इसके अगले दिन 31 मई को बरेली, शाहजहांपुर में विद्रोह हुए। सैनिकों ने विद्रोह किया और सबसे अधिक व्यापक विद्रोह जो था झांसी, ग्वालियर, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य भागों में हुआ। अब हम देखेंगे कि दिल्ली में विद्रोह किस तरह से प्रारंभ हुआ। 11 मई को जो मेरठ के विद्रोही सैनिक थे वो दिल्ली पहुंचे और जो दिल्ली के सम्राट थे मुगल बादशाह बहादुर शाह से उन्होंने नेतृत्व ग्रहण करने की अपील की, और इन जो मेरठ के सैनिक थे इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यद्यपि वृद्ध मुगल सम्राट ने प्रारंभ में संकोच किया, किंतु सैनिकों के दबाव में आकर उन्होंने नेतृत्व ग्रहण करना स्वीकार किया। 11 से 15 मई तक कुछ घोषणाएं प्रकाशित हुई। इस खबर को सुनकर उत्तर भारत के पूर्वी भागों में विद्रोह फैल गया। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। नसीराबाद और नीमच में विद्रोह हुआ। अवध की राजधानी लखनऊ में विद्रोह किस तरह से हुआ। अवध का जो राजधानी थी लखनऊ, यहाँ पे 30 मई को विद्रोहियों ने वाजिद अली शाह जो यहाँ के नवाब थे उसके अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कद्र को नवाब घोषित किया। उसकी माता हजरत महल को उसका संरक्षक बनाया। विद्रोही सैनिकों ने उनका साथ दिया। जो इस समय गवर्नर जनरल था कैनिंग ने लिखा कि अवध में विद्रोह ने राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया था। अंग्रेजों ने आउटरम तथा हैवलॉक को लखनऊ भेजा, किंतु वे असफल रहे। अंग्रेज अधिकारी थे दोनों, आउटरम और हैवलॉक। इनको विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया, लेकिन ये भी विद्रोह को दमन करने में असफल सिद्ध हुए। अंत में गोरखा सेना को बुलाया गया। कैंप बेल ने 31 मार्च 1858 को लखनऊ पर अधिकार किया और मई 1858 ईस्वी तक अवध में विद्रोह का दमन पूरी तरह से कर दिया गया था। कानपुर में विद्रोह किस तरह से हुआ। 4 जून को, बच्चों आप ध्यान दें, मई के बाद जून, 4 जून को कानपुर के सैनिकों ने विद्रोह किया की घोषणा कर दी। 4 जून को हुआ यहाँ पर। 2 दिन बाद नाना साहब ने उनका नेतृत्व ग्रहण किया। 25 जून को उन्होंने अंग्रेजों के शिविर पर अधिकार किया। 16 जुलाई को अंग्रेज सेनापति नील ने पुनः कानपुर पर अधिकार कर लिया।
उसने अंग्रेजों को उनकी स्त्रियों की हत्या का क्रूरता से बदला लिया। बिट्ठू में नाना साहब के महल को तोड़ दिया गया, लूट लिया गया। इसके बाद नाना साहब का कहीं पता नहीं चला। झांसी में जो विद्रोह का नेतृत्व किया रानी लक्ष्मीबाई ने, और आपने बहुत हिंदी के जो सुमित्रा नंदन पंत थे उन्होंने खूब लिखा है उनके बाद, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी वाली रानी का नाम लिए बिना ये विद्रोह समाप्त नहीं हो सकता। तो झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व किया रानी लक्ष्मीबाई ने। 5 जून 1857 को यह विद्रोह आरंभ हुआ। प्रारंभ में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का सहयोग नहीं किया था। उसने सागर डिवीजन के कमिश्नर को पत्र लिखकर अपनी स्थिति को स्पष्ट किया था, किंतु अंग्रेजों ने उस पर विश्वास नहीं किया। विवश होकर रानी ने विद्रोहियों का नेतृत्व ग्रहण किया। अंग्रेज सेनापति हुई रोज के साथ साथ लड़ते हुए उसने वीरता का प्रदर्शन किया। कुछ विश्वासघातियों के कारण 4 अप्रैल 1858 को झांसी के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। रानी भागती हुई कालपी पहुंची। इस स्थान पर रूस ने और रोज के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। कालपी से वो ग्वालियर गई और नाना साहब के भाई राव साहिबा को शीघ्रता के साथ आक्रमण करने की सलाह दी, किंतु राव साहब ने काफी समय गवा दिया। ग्वालियर के पास लड़ते हुए रानी ने फिर अपनी रणकौशल और वीरता का परिचय दिया, किंतु वो जीत नहीं सकी। शत्रु सेना द्वारा घिर जाने पर रानी भाग निकली। रण क्षेत्र से कुछ दूर ही गई थी कि शरीर पर अनेक घावों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह द्वारा किया गया। जुलाई 1857 में कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ और आरा पर अधिकार करने के बाद वे आगे बढ़े। मार्च 1858 ईस्वी में उन्होंने आजमगढ़ पर अधिकार किया। 6 अप्रैल 58 को उन्होंने अंग्रेज सेना को हराया। 22 अप्रैल को अपनी जागीर जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज सेना ने जगदीशपुर को घेर लिया। 3-4 दिन के संघर्ष के पश्चात कुंवर सिंह लड़ते हुए मारे गए। इस पर भी अंग्रेज लगभग 1 वर्ष तक जगदीशपुर पर अधिकार नहीं कर सके। पंजाब से सहायता मिलने पर एक अंग्रेज सेना ने दिल्ली को घेर लिया। तोपों की सहायता से उन्होंने 20 सितंबर 1857 में दिल्ली पर अधिकार किया। अगले दिन बहादुर शाह बेगम जीनत महल और उसके पुत्र को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया। 2 राजकुमारों की निर्ममता के साथ हत्या कर दी गई। अंग्रेज सेना ने दिल्ली में काफी समय तक लूटमार और कत्लेआम किया। कानपुर से भागकर नाना साहब के साथी तात्या टोपे ने संघर्ष जारी रखा। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागता हुआ अंग्रेजों को परेशान करता रहा। अंत में 1859 में वो अपने एक साथी मानसिंह के विश्वासघात के कारण अलवर के निकट जंगलों में पकड़ा गया। उसे फांसी पर लटका दिया गया। पेशावर के निकट मर्दान और मियां मीर के सैनिकों के विद्रोह को तुरंत दबा दिया गया। बरेली में भी विद्रोहियों ने डटकर अंग्रेजों का मुकाबला किया, किंतु अंग्रेजों ने कुछ समय बाद उनको हरा दिया। अपनी जीत के बाद लगभग सभी स्थानों पर अंग्रेजों ने अनेक विद्रोहियों का बिना मुकदमा चलाए खुले रूप से फांसी दी और उन्हें भारतीयों की जायदाद नष्ट की और संपत्ति लूट ली। इस तरह बच्चों हमने देखा कि किस तरह से ये विद्रोह प्रारंभ हुआ और इसका जो अंजाम था अंग्रेजों के पक्ष में रहा। अंग्रेजों ने शीघ्र ही इस विद्रोह को दबाकर
भारतीयों को कत्लेआम, भारतीय प्रदेशों का कत्लेआम करके भारतीय लोगों को फांसी के तख्ते पर लटका कर और इस प्रकार इस विद्रोह का अंत किया।